Hello students, welcome to your own online classes NCERT. In previous videos, we were doing class 9 science chapter number 5, the fundamental unit of life. We have already covered a lot of topics of this chapter. Now we will do the remaining topics. The next topic is cell organelles. Every cell has a membrane around it to keep its contents separate from external environment. Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structure or organelles within themselves. This is one of the features of eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. We have talked about the nucleus in the previous section. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids. They are important because they carry out some very crucial functions of cell. जैसे कि हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था, सेल के जो मेम्ब्रेन होता है, उसका आउटर कवर होता है, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट या बाहर जो भी चीजें होती हैं सेल के, उससे अलग करता है. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल पाया जाता है, उनको अपनी केमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है. तो वो स्ट्रक्चर जो उनकी केमिकल एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनेल्स. ये ऑर्गेनेल्स हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड होते हैं. यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स हैं, वो सभी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन मिसिंग होता है और वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं परफॉर्म करते. हमने न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. ये सारे 5 के 5 इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सेल में बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण सेल है अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER भी बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags, vesicles. The ER membrane is similar in structure to plasma membrane. There are two types of ER, rough endoplasmic reticulum or RER and smooth endoplasmic reticulum or SER. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all active cells, are the sites of protein manufacture. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on needs using the ER. Endoplasmic reticulum है जो, वो ट्यूब्स या शीट फॉर्म में होता है, जिसकी बाहर की कवरिंग मेम्ब्रेन के रूप में होती है. ER की शेप अलग अलग हो सकती है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि शेप्स अलग क्यों हैं. इनकी शेप ट्यूबुल्स, राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स की तरह होती है. ट्यूबुल्स मतलब ट्यूब्स की तरह से हो सकती है, राउंड हो सकती है, या ऑब्लॉन्ग बैग्स मतलब इस तरह के बैग्स की तरह भी हो सकती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो, इसका जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह का ही दिखता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है. एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे RER बोलते हैं. अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER. अब पहले RER के बारे में पढ़ेंगे. RER है वो रफ इसलिए होता है क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो
RER के बाहर कुछ पार्टिकल्स दाने लगे होते हैं। अगर उसकी शेप इस तरह से है तो उसके बाहर कुछ पार्टिकल्स लगे हैं जिसके कारण वो थोड़ा खुरदुरा दिखाई देता है, जिसके कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर पार्टिकल्स लगे हैं, इन्हें राइबोसोम कहा जाता है। और ये राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने के बाद इस प्रोटीन को सेल के अलग अलग पार्ट्स में सेंड कर देता है अकॉर्डिंग टू द नीड। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. हमने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, उसके राइबोसोम्स हैं जो आउटसाइड उसके मॉलिक्यूल्स लगे हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं। इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो वो फैट और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन पर्पस है वो है प्रोटीन बनाना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाना। ये दोनों जो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स हैं ये सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दोनों ही तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं। तो ये कवरिंग कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाई जाने वाले प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये ही सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स को अकॉर्डिंग टू नीड सेल के डिफरेंट पार्ट्स में सेंड कर दिया जाता है, तो इसके प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन बनाने के लिए सेल के बाहर की तरफ भेजा जाता है। इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स हैं, उसको भी मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड्स हैं इसको भी मेम्ब्रेन बनाने के लिए बाहर की तरफ भेजा जाता है। और जो ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आपको आ सकता है 2 मार्क्स में। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर्म्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ endoplasmic reticulum help in the manufacturing or building up of cell membrane is known as membrane biogenesis. इसके अलावा जो और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं ER के, वो एंजाइम्स और हार्मोन की फंक्शन की तरह काम करते हैं। ER की जो शेप है वो अलग हो सकती है। Thus, one of the function of ER is to serve as a channel for transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between cytoplasm and the nucleus. ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cells of the group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying poisons and drugs. ER प्रोटीन, फैट और लिपिड्स की फैक्ट्री होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है। जितने भी मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ER में, खास तौर पे प्रोटीन्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन है जो वो साइटोप्लाज्म में हो रही है या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में हो रही है। इस तरह से ER है जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। बायोकेमिकल एक्टिविटीज का मतलब है कि ये सेल्स को अलाइव रखने में हेल्प कर रहा है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। इस तरह से ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर रहा है और सेल को अलाइव भी रख रहा है। कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं तो उनमें ER पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रहा है, मतलब उनकी बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। इस प्लांट सेल में देखिए
कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके चारों तरफ राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ट्यूब की फॉर्म में है। अब देखते हैं इस टॉपिक में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन आ जाएगी जिसमें आप लिखेंगे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, और उसकी शेप के बारे में लिखेंगे लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स और वेसिकल्स। इसके बाद 1 मार्क का क्वेश्चन है जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही इसकी जो स्ट्रक्चर है ER मेम्ब्रेन की सिमिलर होती है। देन हाउ मेनी टाइप ऑफ ER आर देयर, तो ये रहा 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स इस क्वेश्चन को आप उसी के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का है तो यू कैन ओनली नेम इट, अगर ज्यादा का है तो आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब भी करेंगे। जैसे RER को आप बता देंगे कि ये इसके राइबोसोम्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की तरफ पार्टिकल्स की तरह दिखते हैं, और ये प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है फैट और लिपिड्स की मैन्युफैक्चर करना। और ही आप ये भी बता सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो वो सेल मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चर में मदद कर रहा है, जिसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है, ये साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के इन बिटवीन भी ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, और ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज में भी हेल्प कर रहा है, जिसके कारण सेल अलाइव रहता है, ग्रोथ करता है, प्रोडक्शन करता है। और वर्टिब्रेट्स में ये डिटॉक्सिफाइंग का काम करता है, डिटॉक्सिफाइंग ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी apparatus. Golgi apparatus, first discovered by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs, arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. These membranes often have connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. गोल्गी apparatus जिसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने की थी, उन्होंने बताया था कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे मेम्ब्रेन वाले बैग्स हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं स्टैक्स में, कि एक छोटे छोटे से बैग्स हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है। जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, मतलब उन सब का मेम्ब्रेन होता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में हो पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेलिस के मेम्ब्रेन्स नहीं होते। तो ये सारे के सारे जो वेसिकल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल पड़े होते हैं, और इनके जो स्टैक्स हैं इनको सिस्टर्न बोला जाता है। गोल्गी apparatus का मेम्ब्रेन है वो ER के मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इस प्लांट सेल में देखिए ये गोल्गी apparatus है, ये गोल्गी apparatus हैं जो सारे के सारे एक दूसरे से पैरेलल पड़े हैं, और इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रहा है। We studied about Golgi apparatus and its structure. Now let's study about its functions. The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function includes the storage, modification and packaging of products in the vesicles. In some complex cases, complex sugars may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. जो Golgi apparatus है उसका काम क्या है? सबसे पहले जितने भी मटेरियल्स ER में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम Golgi apparatus की हेल्प से किया जा रहा है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम ट्रांसपोर्टेशन का भी है, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है वो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज है उनमें की जा रही है और सेल के बाहर भी की जा रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो पैकेजिंग या डिस्पैचिंग का काम है वो गोल्गी apparatus की हेल्प से किया जा रहा है। ये काम क्या क्या है जो कर रहा है गोल्गी apparatus? वो है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब छोटे छोटे बैग्स। बैग्स में ER में प्रोड्यूस होने वाले मटेरियल जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, फैट्स और तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टोर किया जा रहा है बैग्स में।
उनको मॉडिफाई किया जा रहा है। कई केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर की डेवलपमेंट हो रही है सिंपल शुगर से। गोल्गी अपैरेटस है सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर रहा है और उसको पैक भी कर रहा है ताकि उसको बाद में डिस्पैच किया जा सके। गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो गोल्गी अपैरेटस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल रहे हैं। सबसे पहले गोल्गी अपैरेटस है वो उसके बारे में किसने डिस्कवर किया, दैट इज कैमिलियो गोल्गी, यू शुड नॉट फॉरगेट इट। देन गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। तो cisterns की definition भी आ सकती है कि what are cisterns? It is a structure in which Golgi apparatus is packed parallel to each other in stacks। Then Golgi apparatus के functions क्या हैं? तो ये पूरा पैराग्राफ उसके functions को describe कर रहा है कि packing and dispatching of मटीरियल्स फॉर्म्ड इन ईआर, इसमें आ जाता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग। अगर आपको आ जाए मॉडिफिकेशन कैसे की जा रही है, यू कैन राइट द एग्जांपल गिवन इन द नेक्स्ट सेंटेंस। इट कन्वर्ट्स सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर इन सम केसेस। एंड वंस मोर गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसोसोम्स। स्ट्रक्चरली lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER. Lysosomes are a kind of waste disposable system of the cell. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in lysosomes, which break complex substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. Lysosomes हैं जो वो गोल्गी apparatus में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ये तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया। वंस अगेन, जैसे कि हम हर ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम से ही समझ आ रहा है कि इसका काम क्या है, इसका काम है डाइजेशन का। लाइसोसोम क्या डाइजेस्ट कर रहा है और किसकी मदद से डाइजेस्ट कर रहा है? डाइजेशन है वो एंजाइम की मदद से हो रहा है जो कि RER में प्रोड्यूस हो रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं और एंजाइम्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वही एंजाइम्स हैं लाइसोसोम यूज करके डाइजेशन का काम कर रहा है। लाइसोसोम है वेस्ट डिस्पोजेबल का काम कर रहा है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर आउट करने का काम कर रहा है। एक तरह से ये कूड़ा उठाने का काम कर रहा है। तो वो किस तरह से किया जाता है? लाइसोसोम्स हैं वो सेल को क्लीन रखते हैं ताकि किसी भी तरह का बाहर का मटेरियल है या अंदर जो ऑर्गेनेल्स खराब हो गए हैं वो सेल में ना रह सके। बिकॉज कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो कि फंक्शनल नहीं है उसकी सेल में कोई जगह नहीं होती, उसको बाहर चले जाना चाहिए और उसको बाहर भेजने का काम लाइसोसोम करेगा। तो वो किस तरह से करेगा? एंजाइम की हेल्प से करेगा। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of a cell. अब हमने पढ़ा लाइसोसोम गोल्गी अपैरेटस में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होने वाले एंजाइम को यूज करके जितने भी फॉरेन मटेरियल हैं या डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनको एंजाइम्स डाइजेस्ट कर सकें और वो सेल से वॉश आउट हो सकें या क्लीन हो सकें। इसी तरह से अगर पूरा का पूरा सेल ही डैमेज हो जाता है उस केस में वो खुद ही पूरा का पूरा बर्स्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे और जो डैमेज्ड सेल है बॉडी से क्लियर आउट हो जाएगा। इसी कारण से ही लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। लाइसोसोम्स की डेफिनेशन आ जाएगी,
जिसमें आप बताएंगे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है RER में, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होते हैं, और लाइसोसोम्स हैं जो कि अपैरेटस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन। न्यू cells are formed in organisms in order to grow, to replace all dead and injured cells and to form gametes required for reproduction. The process by which new cells are made is called cell division. There are two main types of cell divisions, mitosis and meiosis. तो जैसे कि हमने लाइसोसोम्स में देखा, डेड सेल्स हैं उनको बॉडी से वाइप आउट कर दिया जाता है। तो डेड सेल्स अगर हैं इसका मतलब न्यू सेल्स भी चाहिए होंगे। ये न्यू सेल्स हैं उनको बनाने के लिए या जो ऑलरेडी सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए या प्रोडक्शन के लिए सेल डिवीज़न नाम का प्रोसेस है वो यूज़ होता है। सेल डिवीज़न वो प्रोसेस है बाय विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल। सेल डिवीज़न में दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस, which we will explain. The process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis. In this process, each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells. The daughter cells have the same number of chromosomes as mother cell. It helps in growth and repair of tissues in organisms. Mitosis में mother cell है आगे दो daughter cells को produce कर रहा है, और daughter cells में क्रोमोसोम्स उतने ही हैं जितने मदर सेल में है। डॉटर सेल्स हैं वो आगे और सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प कर रहा है। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड्स टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होके गैमेट्स फॉर्म करते हैं। गैमेट्स हैं उनकी फर्टिलाइजेशन के बाद ही ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस which involve two consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cell. Plants and animals में gametes के through fertilization होने का प्रोसेस है, ये meiosis कहलाता है, बिकॉज इसमें दो प्रोसेसेस हैं उनसे डिवीज़न हो रही है। मतलब इसमें दो तरह की डिवीज़न हो रही है। जब सेल डिवाइड करता है तो ये 4 नए सेल बना रहा है। मिटोसिस में ओनली 2 सेल्स बन रहे थे, अब 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डबल कर गए हैं और हर सेल में हाफ क्रोमोसोम्स हैं मदर सेल से। This is the method by which plants and other organisms reproduce. इसमें important question क्या बनेंगे? What are the 2 methods of cell division? First is mitosis, in which the cell divide itself into 2 daughter cells having the same number of chromosomes. So इसमें कौन से important question बनेंगे? The first is what are the 2 methods by which cells divides itself? The first is mitosis. Mitosis is the process जिसमें mother cell divide itself into 2 daughter cells having the same number of chromosomes as the mother cell. देखिए इनमें 4 chromosomes हैं। The other is meiosis. Plants and animals के reproductive organ के cells divide होके gametes form कर रहे हैं, आगे gametes की fertilization होके offsprings बन रहे हैं, और number of cells जो बन रहे हैं that is 4 in spite of 2 and नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 2 होंगे। सो इट इज अ 2 लेयर्ड डिवीजन प्रोसेस। meiosis is 2 layered process whereas mitosis is only single layer process. Hopefully आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया। If you have any question you can comment. Thank you.